गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने इससे पहले रेप्लिकेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ना। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, सेंट्रल डोग्मा हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। तो आइए हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए से आरएनए बनना है, क्या बनना है? डीएनए से आरएनए। तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। पता ये चला कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा आरएनए फॉर्मेशन में। समझ में आई बात? तो आइए वही चीज़ देखिए कि कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आर स्ट्रैंड इन टर्म एज, क्या कहा जाता है उनको? ट्रांसक्रिप्शन। तो कॉपीइंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होता है? चलिए पीछे पढ़ा चुके हैं, किस में स्टोर होता है? डीएनए में। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में स्टोर होता है, और लेकिन इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट प्रोसीड करता है उसके लिए बेस्ट कौन होता है? आरएनए। हम जानते हैं क्योंकि आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनता है। तो अब ये उस चीज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि एडेनोसिन ऑफ डीएनए का जो एडेनोसिन होता है, क्या जैसे कि ATGC, यही है ना। तो एडेनोसिन जो है डीएनए का, जब ये आरएनए में कन्वर्ट होगा तो ये थायमीन से बाइंड नहीं करेगा, किससे? यूरासिल से बाइंड करेगा, है ना। क्योंकि आप याद कीजिए आरएनए के केस में क्या था? यूरासिल था, थायमीन तो था नहीं। इसलिए हमने बोला था कि यूरासिल जो होता है वो हाई कैटालिटिक नेचर का होता है ना। इसीलिए वो क्या था? लेस स्टेबल था। तो एडिनोसिन ऑफ डीएनए कन्वर्ट होता है, यानी बाइंड करता है किससे? यूरासिल से। एडेनिन से नहीं करेगा, ये थायमिन से। इंस्टेड थायमिन से नहीं करेगा, किससे करेगा? यूरासिल से। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि एडेनिन जो है वो थायमिन से क्या करता था? जुड़ता था बॉन्ड के थ्रू, है ना। तो रेप्लिकेशन में क्या होता था कि होल डीएनए इज डुप्लीकेटेड। पूरा डीएनए क्या हो रहा था रेप्लिकेशन में? डबल बन जा रहा था, है ना। डीएनए का जो फॉर्क रेप्लिकेशन बना, फिर उसके बाद उसमें कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना था, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था? डबल बन रहा था। तो होल डीएनए इज डुप्लीकेटेड, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों को हमने टेम्पलेट बोला था, हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोल रहे थे, याद कीजिए। यस, बट इन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। सिर्फ एक स्ट्रैंड कैसा टेम्पलेट एक्ट करता है, टेम्पलेट जैसा, और यही क्या बनाएगा? आरएनए, है ना, टू सिंथेसाइज आरएनए। इतनी चीजें क्लियर है। अब आइए मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैंने बोला यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने एक सेपरेट करके बनाया हुआ है ना। इसी में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और क्या बना लेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बोला कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होगा वो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होगा, यानी आरएनए बनाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप याद रखिए। मैं एक क्वेश्चन के तौर पर पूछ रहा हूँ, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं जा रहा? हालांकि दोनों के पास बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों कैपेसिटी रखते हैं, है ना। तो अब ये उसके कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस ये हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बना लेगा तो दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बन जाएगा तो ये काफी स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये क्या? प्रोटीन नहीं बना पाएगा, इसमें अब ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो वही चीज देखिए कि इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों के दोनों अगर टेम्पलेट जैसा, हमने क्या बोला? इसमें से एक बिहेव करेगा कैसा? टेम्पलेट जैसा। मतलब यही एक ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आरएनए में। डबल दोनों स्ट्रैंड नहीं, एक ही। अगर दोनों हो गया तो क्या होगा? क्यों नहीं होता है? अगर हो गया तो रीजन सुनिए। इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों के दोनों टेम्पलेट जैसा एक्ट किया तो 2 आरएनए ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन विल बी डिफरेंट। क्या हो जाएगा? वुड बी डिफरेंट। अब आइए वो चीज कैसे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट ये डीएनए का मैंने बनाया, मैंने बोला कि चलो दोनों के दोनों अगर पार्टिसिपेट करेगा तो डीएनए में मैं ले लीजिए एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन। डीएनए के स्ट्रैंड पर मैं नाइट्रोजनस बेस पेयर दर्शा रहा हूं, ठीक है।
अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया एडेनिन के नीचे क्या होगा, थाइमीन, थाइमीन के नीचे क्या होगा, थाइमीन से कौन जुड़ा होगा, एडेनिन, साइटोसिन से कौन होगा, गुआनिन, और गुआनिन से कौन होगा, साइटोसिन। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जा रहा है, मान लीजिए ये भी क्या बना रहा है, आरएनए, और ये भी क्या बना रहा है, आरएनए, ठीक है, गौर से सुनिएगा। तो होगा क्या, बोलिए ज़रा, कि ये एडेनिन से अब यहाँ कौन जुड़ेगा, यूरासिल, थाइमीन से कौन जुड़ेगा, बोलिए ज़रा, एडेनिन, और साइटोसिन से कौन जुड़ेगा, गुआनिन, इन केस ऑफ आरएनए, और गुआनिन से कौन जुड़ेगा, साइटोसिन, ठीक है। अब अगले केस में सेम, अगर ये भी स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसा है, ये तो टेम्पलेट जैसा है तो ऐसा करेगा, अगर ये भी टेम्पलेट जैसा करेगा, दोनों के दोनों एक्ट करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसा, तो फिर देखिए क्या होगा, थाइमीन से कौन जुड़ेगा, एडेनिन, और एडेनिन से कौन जुड़ेगा, यूरासिल, गुआनिन से कौन जुड़ेगा, साइटोसिन, साइटोसिन से कौन जुड़ेगा, गुआनिन, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रैंड जो है, अब मैं ये दोनों आरएनए का दोनों स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, आरएनए का मैं दोनों स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रैंड। तो अब आरएनए के केस में क्या हो गया, यू ए जी सी, और ये क्या हो गया, ए यू जी सी, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर यूरासिल एडेनिन के साथ बाइंड कर जाएगा, एडेनिन यूरासिल के साथ बाइंड कर जाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा, गलत हो गया, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जब ये बाइंड कर जाएगा तो अब ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया, बना कि नहीं बना। तो अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें, किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। मतलब यहां पर अब इनहिबिट हो जाएगा क्या, ट्रांसलेशन। समझ में आई बात। तो वही चीज बोल रहा है कि if both strands act as template to RNA of different sequences, if they code for protein, sequence of amino acid is protein will be different। समझ में आई बात। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि अब ये डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। वही चीजें, 2 RNA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों RNA प्रोड्यूस हो गया साइमल्टेनियसली एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया, इनहिबिट आरएनए ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन ये नहीं बनाएगा। समझ में आई बात। तो एक तो ये रीजन था हमारा, है ना, इसलिए ऐसा नहीं होना है, ठीक है। क्या क्या हमने देख लिया कि भाई एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा आरएनए के फॉर्मेशन में, जैसे डबल स्टैंडर्ड है, इसमें से एक टेम्पलेट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हम समझाएंगे भी अच्छे तरीके से। तो ये करेगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि रेप्लिकेशन के समय में क्या हो रहा था, एडेनिन थाइमिन से बाइंड कर रहा था, लेकिन अब जो आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर आरएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन किसके साथ, यूरासिल से बाइंड कर जाएगा, यानी इंस्टेड थाइमिन, ठीक है, क्लियर है। रेप्लिकेशन में होल डीएनए इज डुप्लीकेटेड, दोनों हो रहा था, लेकिन इसमें एक ही डीएनए आरएनए बनाएगा। बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए। इतनी चीजें क्लियर है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, दोनों के दोनों चला जाएगा। एक रीजन तो ये कि अगर दोनों के दोनों ट्रांसफर हो गया, दोनों के दोनों टेम्पलेट जैसा आरएनए फॉर्मेशन कर लिया, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड क्या करेगा, बोलिए जरा, कि स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा और वो प्रोटीन इनहिबिट सिंथेसिस इनहिबिट कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको एक तो प्रोमोटर रीजन दिख रहा होगा, और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा होगा, और तीसरा टर्मिनेटर दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर समझाऊं कि अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड हमारा डीएनए का, चलिए मैं इसे दिखाता हूँ थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ जहाँ से जहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, और जहाँ पे एंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। समझ में आई बात, टर्मिनेटर एंड और प्रोमोटर एंड समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए इस चीज को समझने से पहले कि इसमें जो आरएनए स्टार्ट होगा वो किसकी मदद से होगा, डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए बनने के लिए डिपेंड किस पर है, डीएनए पर, इसलिए हम बोल रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि आरएनए का पॉलीमर फॉर्म कन्वर्ट होना है आरएनए में,
तो इसीलिए उसको आरएनए पॉलीमरेज हम बोल रहे हैं। एज का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ASE किसी में लग जाए वो एंजाइम का फॉर्म होता है, ठीक है। तो होता क्या इसमें, पॉलीमराइजेशन, है ना, इन ओनली वन डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार, आपको याद कीजिए डीएनए के केस में भी मैंने यही बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या हो रहा था, उसमें भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन हुआ था। यहां पर भी क्या होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन होगा। याद कीजिए रेप्लिकेशन में भी मैंने बोला था पॉलीमराइजेशन जो हुआ था कौन एंजाइम करवा रहा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो वहां पर भी क्या हो रहा था, 5 to 3 डायरेक्शन में बिहेव कर रहा था, जो कि दूसरे पेरेंट में, पेरेंटल स्ट्रैंड में याद कीजिए वहां पर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 3 to 5 to 3 ही करना है। तो वहां पे हमने बोला था कुछ प्राइमर्स यानी स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब वहां पर ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए वो क्या कर रहा था कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा था जहां पर प्राइमर से प्रेजेंट था, और बाद में जो गैपिंग था, है ना, इसलिए उसको लाइगेज एंजाइम आपस में एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना दे रहा था, ठीक है। तो वही चीज सेम यहाँ भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। चलिए आइए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। हमने एक स्ट्रैंड ये वाला ड्रॉ किया हुआ है 5 to 3, क्या बोला हमने, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये लो हमने 5 to 3 डायरेक्शन कर दिया, ठीक है, यहाँ देखो डायरेक्शन मैंने दिखाया हुआ है। अब दूसरा जाहिर सी बात है एंटी पैरेलल होगा, तो मैंने इधर कर दिया 5 to 3 डायरेक्शन। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस वाले रीजन में हम बोल रहे हैं प्रोमोटर, इस वाले रीजन में हमने क्या रखा, टर्मिनेटर। अब इस स्ट्रैंड को हमने नाम दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि यही आरएनए बनाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला जहां से जहां तक क्या होगा, बोलिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसको हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला। नेक्स्ट वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोला, क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रेफरेंस पॉइंट। अगर प्रोमोटर रीजन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ पोजीशन, यानी जहां पर 5 एंड है उधर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर, और जो कोडिंग स्ट्रैंड का 3 एंड जहां पर है उधर क्या प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आइए, ये जो जिधर 5 वाला एंड है, इस एंड जिधर प्रोमोटर प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जिधर टर्मिनेटर इसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इतनी चीजें क्लियर है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोमोटर का प्रेजेंटेशन कहाँ है, प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोल देंगे, अपस्ट्रीम, यानी कोडिंग के 5 एंड पर। समझ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर, ठीक है, एंड के ऊपर। यहाँ पर आप टर्मिनेटर आप बोल देंगे तो आप बोल देंगे कोडिंग के 3 एंड पर, ठीक है, यानी डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ पर प्रोमोटर जो है, ये प्रोमोटर क्या करेगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, वो बात की बात है कि यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आएगा, फिर पॉलीमरेज एंजाइम को वहाँ पर बाइंड करेगा उसके साथ, तब जाकर के स्टार्ट होगा क्या, आरएनए का फॉर्मेशन। लेकिन यहीं तो होगा सारा स्टार्ट, सारा प्रोसेस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन साइट। क्लियर। नेक्स्ट आइए, ट्रांसक्रिप्शन। देखो अभी तक मैंने इसमें क्या बता दिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मैं इधर रफ करूँ ज़रा, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ज़रा, तो ये लीजिए, मैंने सॉरी ज़्यादा टेढ़ा हो गया। चलिए, ये मैंने क्या लिया है, डीएनए का स्ट्रैंड लिया। क्या लिया हमने, एक डबल हेलिक्स डीएनए रोक। हमने बोला कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हमने बोला क्या, प्रोमोटर। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली इसी स्ट्रैंड में क्या होना है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर, यहाँ पर जाके क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है। अब इस केस में मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ATGC, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, वो पॉलीमरेज मान लीजिए एंजाइम है, क्या एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज। इसको सिग्मा फैक्टर जो है वो अटैच करता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच कर देता है किसके साथ,
प्रोमोटर के साथ। अब जैसे यहाँ पर अटैच हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। समझ में आया बात? अब आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो एडेनिन किससे, यूरासिल से, और थायमिन किससे, एडेनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, और साइटोसिन गुआनिन से। समझ में आया? इस तरीके से आपको आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर पहुंचेगा टर्मिनेटर एंड पर, यहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग रो फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। अब ये रो फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पर टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। अब फिर इसमें ये तो इनिशिएशन प्रोसेस हो गया। अब इसमें फिर क्या होगा, इलोंगेशन। सपोज दैट मैंने ये बोल दिया इतना बड़ा आरएनए बना, अब इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा बन जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे क्या, इलोंगेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा टर्मिनेटर वाला, जहां पर क्या होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं हम लोग जरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। बच्चों हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से, कि जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है? जीन से आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज अ जीन। क्लियर? इसीलिए तो हमने दोनों को जीन, जेनेटिक मटेरियल बोला था, आरएनए को भी और डीएनए को भी। अब सिस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन की अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या जितना लंबा डीएनए होगा, क्या सारा का सारा डीएनए पार्ट इवॉल्व होगा टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए? क्या आरएनए की फॉर्मेशन के लिए सारा डीएनए का पार्ट इवॉल्व होगा? नहीं, डीएनए का एक सेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? डीएनए का एक सेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करूं, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए है, तो मान लीजिए डीएनए का इतना सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये डीएनए का एक सेगमेंट हो गया। समझ में आई बात? तो मतलब एक सेगमेंट ही डीएनए का इन्वॉल्व होता है आरएनए के फॉर्मेशन में। वही चीज है कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी स्ट्रक्चरल जीन, यहां से यहां तक जो सेगमेंट बोला हमने, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जो कोड होते हैं, जो जितना सा पार्ट, जितना सा सेगमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब होता है मोनोसिस्ट्रॉन, क्या होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, वो चीज़ आई। वर्ड से वाकिफ है हम। मोनो मतलब वन होता है, सिस्ट्रॉनिक मतलब यानी एक सेगमेंट में एक ही जगह पर क्या हो रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें, ये मोस्टली यूकैरियोट में हमें देखने को मिलता है। तो मोनोसिस्ट्रॉन का एग्जाम्पल यूकैरियोट हो जाएगा। मतलब इसमें जो होता है स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर अ सिंगल पेप्टाइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ। किसका? एक ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ एक सेगमेंट में, तो ये क्या हो गया हमारा, मोनोसिस्टोनिक। ये यूकैरियोट के केस में देखने को मिलता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है इन प्रोकैरियोट, यानी स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। अब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए प्रोकैरियोट के केस में, ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ, एक सेगमेंट पार्टिसिपेट किया, यहां पर भी एक सेगमेंट पार्टिसिपेट किया, यहां पर भी एक सेगमेंट पार्टिसिपेट किया, तो एक बार में कई पेप्टाइड्स बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलेंगे, बोलिए जरा, पॉलीपेप्टाइड। ये हमें प्रोकैरियोट में नॉर्मली देखने को मिलता है। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार होगा एक सेगमेंट में, वहां पर एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर जाकर के नेक्स्ट टाइम, है ना, दूसरे सेगमेंट में क्या होगा, वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ आरएनए, तो ऑल थ्री टाइप्स, जो कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए हम लोग पढ़ते हैं, ऑल थ्री टाइप्स रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों के दोनों जो है अपना, तीनों के तीनों, उसका अपना अपना काम है, और तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। जैसे एक अगर मैं एमआरएनए की बात करूँ, मैसेंजर आरएनए की, दूसरा ट्रांसफर आरएनए की बात करूँ, तीसरा हम राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें, तो उस केस में आइए हम बताते हैं आपको कि एमआरएनए का काम क्या होता है, बोलिए जरा, प्रोवाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या? प्रोवाइड टेम्पलेट हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। क्लियर है? नेक्स्ट, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या करता है, ब्रिंग अमीनो एसिड्स, है ना, एंड रीड द जेनेटिक कोड।
तो जेनेटिक कोड को रीड कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो एसिड प्रोवाइड कौन कर रहा है? एमआरएनए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, आरआरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए है। तो इस केस में स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स एंड ऑल्सो कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो समझ कैटालिटिक रोल किसका है? आरआरएनए का। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर है। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में, है ना, उसमें किस टाइप से होगा, वो सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पे पहले क्लियर है। ये चीज बताइए, क्या चीज हमने पढ़ा दिया? कुछ नहीं, थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया। मैंने बोला सिंगल स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करेगा, और ये याद रखिएगा कि आरएनए के जो स्ट्रैंड हैं, जब वो डीएनए के स्ट्रैंड के बनना शुरू होगा तो यहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल जुड़ेगा, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने बोला कि दोनों क्यों नहीं जाएगा, मैंने दोनों के साइड इफेक्ट बता दिए आपको। समझ में आए बात। नेक्स्ट हमने यूनिट की बात की, फिर उसके बाद हमने ये एनसीईआरटी के एक डायग्राम की बात की। एनसीईआरटी के डायग्राम में याद रखिएगा प्रोमोटर रीजन, यहाँ से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। सिग्मा फैक्टर्स पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ देता है किससे? यहाँ पर प्रोमोटर के पास। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? बोलिए जरा। आरएनए का सिंथेसिस, यानी स्ट्रक्चरल जीन। इसको हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला, इसको हमने कोडिंग स्ट्रैंड बोला। कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या है कि ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर क्या प्रेजेंट होता है? ऊपर में प्रोमोटर। इतनी चीजें क्लियर है। फिर मैंने थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस की, मोनोसिस्टोनिक, सिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट आप हेडिंग डालते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दूं, है ना। नेक्स्ट आप हम देखते हैं सबसे पहले क्या? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। उससे पहले हम कुछ आरएनए के फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि भाई जो आरएनए और टीआरएनए एमआरएनए था, इसका फॉर्मेशन कौन कौन एंजाइम करेगा। तो याद रखिएगा पॉलीमरेज एंजाइम के 3 टाइप होते हैं। पॉलीमरेज यानी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों अलग अलग करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो, बोलिए जरा, टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो आइए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। अब हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। हम सबसे पहले देख लेते हैं किसमें? प्रोकैरियोट में। किसमें देख लेते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट में क्या कुछ फीचर्स हैं हमें याद रखने हैं क्या? कि भाई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, है ना। तो आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो आइए देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, that catalyzes transcription and synthesis of all 3 types of RNA। जितनी भी RNAs का इसमें फॉर्मेशन होगा प्रोकैरियोटिक, इसमें सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे केस में नहीं है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं भाई? 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं? 3 स्टेप्स में। पहला हो जाएगा आपका इनिशिएशन, दूसरा हो जाएगा एलोंगेशन, और तीसरा हो जाएगा क्या? टर्मिनेशन यानी टर्मिनेटर। ठीक है। तो भाई अभी तक हमने क्या देखा कि भाई इसमें सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए है जो कि कैटालाइज करेगा यानी सिंथेसाइज करेगा तीनों टाइप्स के आरएनए को। ठीक है, इन प्रोकैरियोट। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेटर। इधर आइए। इनिशिएशन मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रोमोटर। जैसे मैं अगर समझाने की बात करूं तो ये हमारा क्या है भाई? डीएनए। क्या लिया हमने? डीएनए लिया। तो यहाँ पर डीएनए में क्या प्रेजेंट है भाई? प्रोमोटर। क्या प्रेजेंट है? प्रोमोटर। इधर क्या है भाई? मान लीजिए क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे ये क्या है? सिग्मा फैक्टर। क्या है? सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा किसके साथ? प्रोमोटर के साथ। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या हो गया कि ये अटैच कराएगा, ये फिर ये बाइंड करवाएगा किसको? पॉलीमरेज को। किसके साथ? प्रोमोटर के साथ। अब जब यहाँ पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस, आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कहीं और क्या प्रेजेंट होगा? बोलिए जरा।
टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा। और जब ये वहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, रो फैक्टर। क्या प्रेजेंट होता है, रो फैक्टर। तो ये रो फैक्टर बोलिए या टर्मिनेटर फैक्टर बोलिए, ये क्या करेगा, यहाँ पर इनहिबिट कर देगा। अब आगे इससे आगे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ है, इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रोमोटर। प्रोमोटर से बाइंड किया तो यानी प्रोमोटर जो है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर, यानी सिग्मा फैक्टर से, है ना, क्या क्या पॉलीमरेज को अटैच कर दिया, किसके साथ, प्रोमोटर के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, लंबा होना। तो मतलब अब इसमें क्या होगा कि राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा और जुड़ता जाएगा और इसका थोड़ा साइज बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात। सबसे पहले याद रखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम, वो अनजिप्ड करेगा, मतलब डीएनए हेलिक्स को खोलता चला जाएगा, अनजिप्ड करेगा द डीएनए डबल हेलिक्स, और क्या फॉर्म करेगा, एक ओपन लूप। क्या, एक ओपन लूप का। तो आरएनए पॉलीमरेज अनजिप्ड एंड डीएनए डबल हेलिक्स एंड फॉर्म्स अ ओपन लूप। क्लियर है, फॉर्म्स एन ओपन लूप। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए कि इट यूजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट, अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करेगा, है ना, जब ये यूज होगा उसमें जब अटैच हो रहा होगा तो कैसा लगेगा, एक एज अ सबस्ट्रेट ही तो यूज होगा। तो वही चीज़ है, एज अ सबस्ट्रेट। कैसे, एज अ, इट यूजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट पॉलीमराइजेस इन डीएनए टेम्पलेट। क्लियर है। अब आगे देखिए, पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू टिल द एंजाइम रीचेज द टर्मिनेटर एंड। तो मतलब पता ये चला कि जब तक ये पॉलीमरेज एंजाइम जो था वहां तक ना पहुंच जाए टर्मिनेटर एंजाइम तक, तब तक क्या होगा इसमें, बोलिए जरा, आरएनए का फॉर्मेशन होता ही रहेगा। समझ में आई बात। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, आज ये लास्ट टर्मिनेटर भी देख लेते हैं। टर्मिनेटर मतलब डीएनए पॉलीमरेज यानी रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर जीन बाय अ टर्मिनेटर फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय अ टर्मिनेटर फैक्टर। और टर्मिनेटर फैक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, रो फैक्टर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, रो फैक्टर बोल रहे हैं। और जो हमारा स्टार्टिंग फैक्टर था वो क्या था, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या काम करवा रहा था कि पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करवा रहा था, किससे, प्रोमोटर से। और प्रोमोटर क्या स्टार्ट कर दे रहा था, किस चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को। अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इलोंगेशन हुआ, है ना, इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड वगैरह एज अ सबस्ट्रेट यूज हुआ। अब लास्ट में जब पहुंचा टर्मिनेटर के पास, तो यहाँ पर जो रो फैक्टर प्रेजेंट था वो क्या क्या, पॉलीमरेज एंजाइम को क्या क्या रोक दिया। समझ में आई बात। तो रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टर्मिनेटर के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए एंड ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। समझ में। तो आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा, किससे, टर्मिनेटर पहुंचने के बाद अब उस स्ट्रैंड से सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द डीएनए, है ना, एंड आल्सो द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। तो ये केस तो हमें प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट में, फिर से एक बार देखते हैं। सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही तीनों टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। फिर आपको बोला कंप्लीट होता है 3 स्टेप में, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेटर। इनिशिएशन का मतलब जो सिग्मा फैक्टर था वो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करेगा प्रोमोटर के साथ और वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, अब उसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेट करता जाए, ओपन करता जाएगा डबल हेलिक्स को डीएनए के, और वहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा, है ना, और पॉलीमराइजेशन होता रहेगा जब तक कि वो टर्मिनेटर एंड पर ना पहुंचे। जैसे वहां पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो फिर उसके बाद वहां पर प्रेजेंट होता है रो फैक्टर। तो वो रो फैक्टर क्या काम करेगा कि उसको रोकवा देगा। समझ में आई बात। तो ये तो था हमारा प्रोकैरियोट के केस में। समझ में आई बात। अब हम आ जाते हैं थोड़ा यूकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के पास बच्चों हम ये जानते हैं कि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल है उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मतलब डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, अच्छा सबसे पहले आइए सेल से पहले कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। कितने, 3। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है।
इसके कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, वो है 28s, 18s और 5.8s किसके, rRNA के। चाहे तो याद रखें, अदरवाइज रिजेक्ट करें, याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के एमआरएनए बोलते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग एचएनआरएनए भी बोलते हैं। एचएनआरएनए बोलने का मतलब क्या है कि भाई ये हेटेरोजीनस न्यूक्लियस है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियस। एचएनआरएनए का मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियस आरएनए है, ठीक है। अब उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड था वो किसका, टीआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि 5s आरएनए का भी फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एज ए एक्सेप्शन आपको ये चीज याद रखनी है, एज एन एक्सेप्शन आपको ये चीज याद रखनी है। एज एन एक्सेप्शन क्या याद रखनी है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो था वो टीआरएनए का फॉर्मेशन करता था और 5s आरएनए का भी फॉर्मेशन करता था, एंड एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियस आरएनए। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि 3 डिफरेंट टाइप्स आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं इसमें न्यूक्लियस में। वो कौन कौन है बोलिए जरा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये किसका, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, सेकंड एमआरएनए का और ये टीआरएनए का, ठीक है। आरएमटी वगैरह ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हैं, है ना। राहुल मेरा तेरा कुछ भी याद रख सकते हैं, हमें पता नहीं, आप अपना ट्रिक बनाएं। ये एक्सेप्शन आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। 5s आरएनए एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसका प्रोडक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये एज एक्सेप्शन याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज इसका एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा आ जाते हैं एक सेल में। उस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। क्या है उस सेल के अंदर, बोलिए, न्यूक्लियस। तो उस सेल के अंदर जब न्यूक्लियस है तो यहाँ पर देखिए हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। यहाँ पर ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो ब्लैक लाइक हमने धब्बा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा है ना, काला काला कर दिया है, तो ये क्या है बच्चों, बोलिए जरा, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इस पर प्रेजेंट है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। और जहां पर प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, लिपिड का, लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। अब वो जो जितनी प्रोसेस हो रही हैं वो सारे के सारे प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डीएनए यहीं पर है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। पहला होगा क्या, स्प्लाइसिंग, सेकेंड होगा हमारा कैपिंग और तीसरा होगा हमारा टेलिंग। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों इधर आइए। स्प्लैशिंग में होता क्या है कि जो अभी अभी आरएनए बना है डीएनए से, जो अभी अभी आरएनए बना है डीएनए से, वो आरएनए को हम बोल रहे हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए। क्या बोल रहे हैं उसको हम, एचएनआरएनए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा दूं। ठीक है, जो अभी बना है उसको उन्होंने क्या बोला है, एचएनआरएनए। क्या बोला इसको, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए यानी कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, एक्सॉन और इंट्रॉन, है ना। रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड बिफोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एमआरएनए। क्या बनना है, एक्टिव एमआरएनए बनना ही बनना है अगर आप इसमें ट्रांसक्रिप्शन चाह रहे हैं तो अभी तो ये एचएनआरएनए है। क्या है ये, एचएनआरएनए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इंट्रॉन को क्या किया आपने, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब जो बचेगा क्या, एक्सॉन। एक्सॉन क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा इनडेफिनिट ऑर्डर। तो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स इन डेफिनिट ऑर्डर, ज्वाइंट इन डेफिनिट ऑर्डर, वो ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रॉन्स रिमूव्ड बाय एज स्प्लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंट्रॉन्स रिमूव होता है वो कौन से एंजाइम के थ्रू होता है। तो राइबोसोम याद रख, स्प्लाइसोसोम याद रखिएगा,
या फिर यूँ बोलिएगा कि जो इंट्रॉन है वो किस फॉर्म में रिमूव होता है। तो आपको ये स्प्लाइसोसोम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको याद रखने हैं। तो इंट्रॉन रिमूव्ड बाय स्प्लाइसोसोम। क्लियर। अब देखिए ये तो आपने देख लिया क्या क्या इसमें आपने इंट्रॉन रिमूव किया। भाई मैंने ये बोला जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था इसमें जो आरएनए स्ट्रैंड बना, हमें आरएनए देखने को मिला, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए है। उसके पास एक्सॉन भी है, उसके पास इंट्रॉन भी है, जो कि इमैच्योर आरएनए है। हमको क्या मैच्योर एमआरएनए बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, यानी बाय स्प्लाइसोसोम। ये प्रोसेस है। स्प्लाइसिंग का मतलब ही होता है क्या कि रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन या कटिंग ऑफ इंट्रॉन, समझे, फ्रॉम इमैच्योर एमआरएनए टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एमआरएनए। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट आज ये हम लोग देखते हैं कैपिंग। क्या हम लोग देखते हैं कैपिंग। कैपिंग के केस में क्या देखना है हमको कि जो उसका हेड है, जैसे मान लीजिए ये आरएनए अभी अभी बनाया मैंने, इसको मैंने बोला टेल और इसको मैंने बोला हेड। तो हेड वाले पार्ट पर, यानी जाहिर सी बात है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये हमारा डीएनए टेम्पलेट है, इसका 3 एंड है, 5 है ना, यहाँ पर ये आरएनए बन रहा है, तो आरएनए का जाहिर सी बात है ये 5 डैश होगा, ये 3 डैश होगा कि नहीं होगा, 3 प्राइम। तो ये हेड है, तो मतलब ये बोला जा रहा है कि 5 एंड पर क्या जोड़ा जाएगा, बोलिए ज़रा क्या ऐड किया जाएगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैपिंग में देखिए एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड एडेड, क्या न्यूक्लियोटाइड कौन सा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनसीईआरटी बोल रही है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बोल रही है एनसीईआरटी, मतलब 3 फॉस्फेट जोड़ दिया तो ट्राइफॉस्फेट बोल रही है। क्लियर है। तो मतलब ये एडेड टू द 5th एंड ऑफ एचएनआरएनए। जो आपका ये एचएनआरएनए था, इसका ये मान लीजिए 5th एंड है, ये 3rd एंड है, तो 5th एंड पर क्या जोड़ दिया गया, MGPPP। क्यों जोड़ दिया गया बच्चों, क्योंकि जो आरएनए के पास म्यूटेशन की कैपेसिटी, म्यूटेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये लेस स्टेबल होता है, तो इसके जो म्यूटेशन रेट है उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी, किसके लिए, डिक्रीज म्यूटेट कैपेसिटी। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिए क्या बोला कैपिंग में मैंने, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5th एंड ऑफ एचएनआरएनए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए टेलिंग पे। जो ये टेल वाला पोर्शन है यानी 3 एंड वाला, वहां पे हम जोड़ते हैं क्या, बहुत सारे अमीनो एसिड्स। तो एडिनाइलेटेड रेसिड्यू 200 to 300, 200 से 300 अमीनो एसिड्स हम वहाँ जोड़ते हैं, एडेड एट 3 एंड ऑफ एचएनआरएनए, जोड़ देते हैं इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब मुझे सर ये तो समझ में आ गया कैपिंग में कि यहाँ पे आप MG ट्राइफॉस्फेट इसलिए जोड़ रहे हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ताकि इसका जो म्यूटेट रेट है वो कम हो जाए, ये तो समझ में आ रहा सर। लेकिन आप ये क्यों जोड़ रहे हैं टेल पे अमीनो एसिड वगैरह, जी मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसको बाहर भी आना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी साइटोप्लाज्म के, इससे प्रोटीन का तालमेल अच्छा खासा होता है, तो इसीलिए हम प्रोटीन वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं टेल पे, और वो ईजिली बाहर आ जाता है। तो बच्चों ये तीनों प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये तीनों प्रोसेस होने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि भाई जो ये एचएनआरएनए था अब ये एमआरएनए बन चुका है, अब ये एमआरएनए बन चुका है। तो नो एचएनआरएनए नो कॉल्ड एज एमआरएनए। समझ में आई बात। एंड ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब क्या होगा कि ये बाहर आएगा न्यूक्लियस से ट्रांसलेशन के लिए। अब क्या होगा, बाहर आएगा न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए इसको एमआरएनए में कन्वर्ट होना पड़ा, और एमआरएनए बनने के लिए इसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया, इंट्रॉन को रिमूव किया। समझ में आई बात। किसके थ्रू, स्प्लाइसोसोम। क्लियर है इतनी चीजें। कैपिंग में क्या किया कि 5th एंड यानी हेड वाला पार्ट में उसके मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया ताकि उसका म्यूटेट रेट डिक्रीज कर जाए। ठीक है। फिर उसका टेलिंग में क्या किया उसने कि 3rd एंड जो था यानी पीछे वाला 3rd एंड,
वहाँ पे 200 to 300 अमीनो एसिड से जोड़ दिया ताकि वो ईजिली अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म में उससे क्या पड़े, तालमाल इंटरेक्शन कर पाए। समझ में आए बात, क्योंकि इसको प्रोटीन भी बनाना है। तो अब ये mRNA बन चुका है, अब ये क्या होगा भाई बोलिए ज़रा, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो बच्चों ये चीज़ें हैं ना इस चैप्टर में, अगर आपने समझ ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाह रहे हैं हम रट लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर इट विल बी पॉसिबल, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं होगा पॉसिबल कि आप इसको रटेंगे। समझ आए बात, एक बार समझने के बाद मज़ा आ जाता है, फिर भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। ओके बाय।